Barrister Hamna Zain and today we are going to study and discuss Defamation Ordinance 2002. Defamation Ordinance आपने बहुत सुना होगा. It's ordinance जो कि 2002 में मुशर्रफ के टाइम पे पास हुआ था, उसके रेजिम में. इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफेमेशन नहीं था, इसमें कई मीडिया रिलेटेड लॉज पास हुए थे. अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस इस्तेमाल कब होता है. पर्पस ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस इज टू एक्चुअली प्रोटेक्ट समवन्स रेपुटेशन. अगर किसी की रेपुटेशन के ऊपर फॉल्स अगर स्टेटमेंट की गई है और उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है तो फिर आप उसमें डेफेमेशन ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा, इसमें टोटल 16 सेक्शंस हैं. इट्स अ वेरी क्लियर एंड अ कंसाइज एंड अ शॉर्ट ऑर्डिनेंस. ये छोटा लॉ है, 16 सेक्शन इसकी प्रोमulgation हुई थी 1 अक्टूबर 2002 में. जैसे मैंने आपको बताया मुशर्रफ के टाइम पे ये पास हुआ था. इसमें सेक्शन 1 पे आ जाते हैं. सेक्शन 1 इसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करता है. इट मीन्स कि सिर्फ ये पूरा पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है ये लॉ. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आ जाती हैं. डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेट्स डिस्कस. पहली डेफिनेशन आपकी ऑथर की. ऑथर, हु इज द ऑथर? जिसने डेफिमेशन स्टेटमेंट, डेफिमेटरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको डिफेम कर रही है, आपकी रेपुटेशन को खराब कर रही है, वो डेफिमेटरी स्टेटमेंट किसी ने पास की है. जो इनिशिएटर होता है, सो ऑथर वो होगा जो ओरिजिनेटर होगा. सो जो ओरिजिनेटर ऑफ द डेफिमेटरी स्टेटमेंट इज द ऑथर. फॉर एग्जांपल, मैं किसी के बारे में कुछ झूठ रेपुटेशन वाइज बात करती हूँ और फिर उसको पब्लिश करती हूँ, तो मैं हुई ऑथर उसकी स्टेटमेंट की. सो ऑथर ओरिजिनेटर ऑफ द डेफिमेटरी स्टेटमेंट होता है. नंबर 2 इज ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग वही इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक लिटरल मीनिंग है कि मीन्स डेफेमेटरी स्टेटमेंट विच इज बीन पब्लिश टू द पब्लिक. सो ब्रॉडकास्ट हुई हो वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो ऑथर ने पास की है, वो ब्रॉडकास्ट हुई हो, वो आपकी हो गई, वो आपकी पब्लिश हुई, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में आ जाती है, डेफिनेशन में फॉल हो जाती है. ब्रॉडकास्टिंग के कई डिफरेंट जरिए होते हैं. इट कुड बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट कुड बी थ्रू कंप्यूटर, थ्रू रेडियो, थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म. सो एनी इस तरह का कोई चैनल जिसके थ्रू पब्लिश हुई है वो स्टेटमेंट, मतलब कि वो ब्रॉडकास्ट हुई है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में आ जाती है. एडिटर कौन है? एडिटर वो है जिसके पास वो डेफिमेटरी स्टेटमेंट आई है और वो उस डेफिमेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट, उसकी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर रहा है, एडिट कर रहा है और उसके बाद वो पब्लिश और सर्कुलेट कर देता है. द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट एडिट द इंफॉर्मेशन, सॉर्ट इट आउट एंड देन पब्लिश इट एंड सर्कुलेट इट. Number 4, newspaper. Paper which contains stories, occurrences and articles is newspaper, falls in the definition of newspaper. उसके बाद आपका आ जाता है पब्लिकेशन. पब्लिकेशन आपकी होती है जो सबसे पहले आपकी हो गई, ऑथर ने ओरिजिनेट कर दी. जब ओरिजिनेट हो गई तो पब्लिकेशन में जाती है, वो सर्कुलेट हो जाती है. और सर्कुलेट वो एक से ज़्यादा बंदे को, सिर्फ जिसके बारे में ये बात की गई है, फॉल्स स्टेटमेंट की गई है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट, उससे ज़्यादा लोगों को. सो मोर देन 1 पर्सन पे अगर ये पब्लिश होती है तो ये पब्लिकेशन की डेफिनेशन में आ जाता है. पब्लिकेशन मीन्स डेफेमेटरी स्टेटमेंट दैट हैज बीन सर्कुलेटेड एंड देन पब्लिश्ड एंड हैज बीन सर्कुलेटेड टू मोर देन 1 पर्सन. फिर आ गया आपका पब्लिशर. थिंक ये नज़र नहीं आ रहा होगा. Sorry, a publisher means the person who is running the newspaper or magazine. So publisher वो है जो न्यूज़पेपर रन करेगा या मैगजीन. अच्छा, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू डेफिमेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं, सोशल मीडिया में ऑथर भी आप हो, एडिटर भी आप हो और पब्लिकेशन भी आप ही कर रहे हो. सो वो सारी चीज़ें, ये पूरा डेफिनेशंस है बिकम अ लिटिल बिट रिडंडेंट. जब डेफिमेशन होती थी न्यूज़पेपर चैनल के थ्रू, तब जो है ये इसका इस्तेमाल इन डेफिनेशंस का किया जाता था. इसको आई थिंक अमेंड कर देना चाहिए क्योंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू डेफिमेशन होती है और बहुत सिंपल है. मैं ऑथर हूँ, मैं ही ओरिजिनेट कर रही हूँ डेफिमेटरी स्टेटमेंट किसी के बारे में और फिर उसी को मैं ही पब्लिश करती हूँ, मैं ही सर्कुलेट करती हूँ और मैं ही एडिट करती हूँ. सो आई एम द ओनली पर्सन हु इज डूइंग ऑल दैट. नाउ द टेस्ट ऑफ डेफिमेशन. टेस्ट क्या है? डेफिमेशन का टेस्ट क्या है? डेफिमेशन का टेस्ट है फॉल्स स्टेटमेंट. सबसे पहले स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए. अगर स्टेटमेंट ट्रू है, डज नॉट फॉल अंडर डेफिमेशन. ठीक है, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज डेफिमेशन. फॉल्स होनी चाहिए. और दूसरा ये कि उसको पब्लिश होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए. इवन अगर वो फॉल्स है लेकिन वो पब्लिश और सर्कुलेट नहीं हो रही तो वो डेफिमेशन में नहीं आएगी, क्योंकि कोई सच्ची स्टेटमेंट किसी के बारे में की गई होगी, वो डेफिमेशन का हम आगे जाके पढ़ेंगे डिफेंस होगा. सो इट विल नॉट बी, ट्रू स्टेटमेंट इज नॉट
a statement that falls under the defamation ordinance or defamation laws. Needs to be false and needs to be published and circulated. एक बंदे के पास जाएगी तो वो defamation ordinance की जो कि defamation की को define करता है और उसको actionable बनाता है. Section 3 is very important. So section 3 अगर हम पूरा पढ़ें तो it says that any wrongful act or publication or circulation of a false statement or representation made orally or in written or visual form which injures the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. इसका मतलब ये कि डेफमेशन सेक्शन 3 के अंदर बात ये करता है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसको सर्कुलेटेड होना चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, और डेफमेटरी स्टेटमेंट विल वो उस बंदे को एक्सपोज कर रही हो, वो डेफमेटरी स्टेटमेंट नीड्स टू एक्सपोज द पर्सन, तभी वो डेफमेशन एक्शनेबल बनेगा और उसके अंदर फॉल होगी. सो ये अगर आप डेफिनेशन इसकी पढ़ें इट्स वेरी सिंपल. उसके बाद वो यही सेक्शन 3 बताता है कि डेफमेशन के 2 काइंड्स हैं. एक काइंड है आपका स्लैंडर. स्लैंडर का मतलब ये है कि ओरल. सो ओरल फॉर्म में किसी भी तरह की ओरल फॉर्म में आपने डेफमेशन की है, किसी को जाके बात कर दी कि वो फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ के बारे में वर्बली किसी फ्रेंड को बात कर देती हूँ, उसकी झूठी उसके रेपुटेशन के ऊपर कोई झूठी स्टेटमेंट की बात करती हूँ, दैट इज अ स्लैंडर. और लाइबल होता है जो रिटन हो, जैसे सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, सो एनी रिटन आर्टिकल ये वो सारा आपका लाइबल में आता है. सो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके 2 काइंड्स हैं. अच्छा, इसके बाद सेक्शन 4 सेज सेक्शन 4 ये बात करता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल डेफमेशन हुई है, ठीक है, और अगर डेफमेशन हुई है तो आपने उसको प्रूव नहीं करना. सो यू डोंट नीड टू प्रूव एनी स्पेशल डैमेज फॉर डेफमेशन. सो इफ डेफमेशन हुई है एक्चुअली तो उसके लिए कोई स्पेशल डैमेजेस आपने नहीं प्रूव करने. इफ डेफमेशन इज प्रूव देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड. सो प्रिज्यूम होगा कि डैमेजेस वर डन. सो डैमेजेस हुए हैं अगर तो डेफमेशन प्रूव हो जाती है तो फिर डैमेजेस भी उसमें हुए होंगे. सो सेक्शन 5 बात करता है इसके डिफेंसेस की. अगर तो डेफमेशन हुई है तो उसके डिफेंसेस क्या हैं. डिफेंस क्या है अगर तो डेफमेटरी स्टेटमेंट किसी ने पास की है जो कि डिफेंडेंट है, वो क्या क्या डिफेंसेस यूज कर सकता है. इसके 7 डिफेंसेस हैं. सबसे पहला डिफेंस ये होगा कि वो प्रूव करे डिफेंडेंट कि ना वो ऑथर था, ना वो पब्लिशर था, ना वो प्रिंटर था, ना वो एडिटर था ऑफ द डेफमेटरी स्टेटमेंट. सो वो उनमें से कुछ भी नहीं था. नंबर 2 प्रूव किया जाए कि फेयर और ट्रू कमेंट के ऊपर बेस थी वो स्टेटमेंट और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की गई थी. तो आपके फेयर और ट्रू कमेंट and then published for the public interest. Number 3 similar है कि it was based on truth and that is it was not a false statement and purpose of publishing the statement was that public should get some information. एंड नंबर 4 डिफेंस है कि प्लेंटिफ के पास नॉलेज में था. सो प्लेंटिफ कौन है, जिसके लिए डेफमेटरी स्टेटमेंट पास की गई है, उसकी ऑलरेडी ये नॉलेज में थी, उसने मना नहीं किया उसको पब्लिश करने से, उसकी परमिशन थी जब ये पब्लिश हुई. नंबर 5 ये है कि अपॉलॉजी. डिफेंडेंट कहता है कि सॉरी मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैंने ये डेफमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की, बट प्लेंटिफ उसको मना कर देता है अपॉलॉजी को. ये भी एक डिफेंस है. 6 डिफेंस है कि डिफेंडेंट कहता है कि ठीक है मैंने तो पब्लिश कर दी है, मैं अब इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पास करता हूँ, पब्लिश करने के लिए रेडी हूँ, जो कि आपकी अगर तो फॉल्स नेगेटिव स्टेटमेंट पास हुई थी तो उसको पॉजिटिव में मैं तब्दील कर देता हूँ, उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पास करता हूँ, लेकिन प्लेंटिफ रिफ्यूज कर देता है. ये रिफ्यूजल बहुत ज़रूरी है डिफेंस को यूज़ करने के लिए. और नंबर 7 इसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन. प्रिविलेज कम्युनिकेशन में वो जो है कन्वर्ट द मैटर इज कन्वर्टेड बाय एब्सोल्यूट और प्रिविलेज कम्युनिकेशन. सो आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन जैसे आपने कानून शाद में पढ़ा होगा कि आपकी फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ की हो गई, लॉयर क्लाइंट की हो गई, डॉक्टर पेशेंट की हो गई. सो कोई भी फाइड्यूशरी रिलेशनशिप किसी के साथ होती है वो आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ जाता है. सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट प्रिविलेज. जो सेक्शन 5 में डिफेंसेस दिए गए थे प्रिविलेज के ऊपर के वो एज अ डिफेंस यूज हो सकता है, उस प्रिविलेज में क्या प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर 2 काइंड्स हैं. एक आपकी एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, दूसरी आपकी क्वालिफाइड प्रिविलेज है. सेक्शन 6 कहता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज वो प्रिविलेज होगी जो कि गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से या गवर्नमेंट की किसी एक्ट से कोई पब्लिकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट पेपर या कोई इस तरह की ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया हो, वो आपका
एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आ जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो डिफेंस फॉर डेफमेशन. Then section 7 covers the second kind of privilege, which is the qualified privilege. Qualified privilege अगर आप provision पढ़ें section 7, it says it should be fair and accurate. So fair and accurate होना चाहिए. Representation जो कि पार्लियामेंट्री, जुडिशियल या फिर किसी सिमिलर अथॉरिटी ने कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट दी गई हो, वो क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर आ जाता है. सो ये आपके दोनों 7 और 8 कवर कर देता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन. सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ एक्शन. अब नोटिस ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? डेफमेशन हो गई, उसमें आप एक्शन लेने से पहले आपने नोटिस प्रोवाइड करना है डिफेंडेंट को. सो मेरे अगेंस्ट अगर किसी ने कोई बात की है तो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने एक्शन लेना है, तो मैं डिफेंडेंट को नोटिस भेजूंगी. उस नोटिस में उसको बताऊंगी कि ये मेरे अगेंस्ट आपने बात की है. उसको मटेरियल भी स्पेसिफाई करूंगी. अगर तो किसी सोशल मीडिया पे कोई आर्टिकल है या कोई न्यूज़पेपर है, उसका एक्सट्रैक्ट लेकर उसमें अटैच करके भेजूंगी, और उसमें 14 डेज का टाइम होता है उसका रिस्पॉन्स का. तो ये आपका नोटिस से पहले कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. डेफमेशन की के मैटर में यू नीड टू प्रोवाइड नोटिस टू द डिफेंडेंट. Now, section 9. Section 9 talks about remedies. Section 9 is very important because section 9 कहता है कि कोई इस तरह की apology, कोई भी apology जो voluntary हो, अनकंडीशनल हो, या फिर वो कोर्ट के ऑर्डर या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के बुनियाद के ऊपर दी गई हो, वो अपॉलॉजी कंसिडर नहीं होगी. दैट विल नॉट बी एन अपॉलॉजी. और इस रेमेडी में ये भी है कि ये एक रेमेडी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. और दूसरा कि अपॉलॉजी उसी तरह दी जाएगी जिस तरह डेफमेशन स्टेटमेंट आपने पास की थी उस बंदे के लिए. और इसके अंदर जनरल डैमेजेस हैं 50,000 रुपीज़, और स्पेशल डैमेजेस फॉर एग्जांपल कोई मेंटल कोई एंग्विश या आपकी कोई आपको कोई साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, इस तरह का कोई स्पेशल डैमेजेस है, और जो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि दीज वर स्पेशल डैमेजेस, तो फिर वो स्पेशल डैमेजेस भी लगेंगे. सो रेमेडी ये है कि आपने टेंडर करनी है अपॉलॉजी अगर प्लेंटिफ को एक्सेप्टेबल है. सो इफ एक्सेप्टेबल टू द प्लेंटिफ एंड पब्लिश द सेम इन द सिमिलर मैनर एंड विद द सेम प्रोमिनेंस एज द डेफमेटरी स्टेटमेंट वाज मेड एंड पे रीजनेबल. सो एंड ये सारी अपॉलॉजी होगी, फिर उसके बाद एंड पे रीजनेबल जनरल डैमेजेस जो कि 50,000 है, और स्पेशल डैमेजेस भी अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो. सेक्शन 11 बात करता है कि अगर फॉर एग्जांपल सिविल सूट आपने इनिशिएट कर दिया डेफमेशन का, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते. पैरेलल आप सिविल और क्रिमिनल दोनों में जा सकते हैं. और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो पीपीसी के अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 के अंडर जाएंगी, जिसके अंदर डेफमेशन को डिफाइन किया गया है पीपीसी सेक्शन 499 में, और 500 में डेफमेशन को डिफाइन किया गया, उसकी पनिशमेंट बताई गई है. और ये भी बताया गया है पीपीसी में कि कॉग्निसेंस क्रिमिनल में अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हो तो हु विल टेक कॉग्निसेंस? सेशन जज विल टेक कॉग्निसेंस, सेशन कोर्ट इसमें कॉग्निसेंस लेगा. सो सेक्शन 11 कहता है कि डेफमेशन जो डेफमेशन एक्शनेबल है वो सिविल में भी हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है, और अगर आपने सिविल में इनिशिएट कर दिया तो आप क्रिमिनल में भी जा सकते हो, आप दोनों में पैरेलल कर सकते हो. उसके बाद आता है सेक्शन 12 विच टॉक्स अबाउट नोटिस, कि जब एक दफ़ा नोटिस दे दिया गया, सो फॉर एग्जांपल एन एक्शन अगेंस्ट एन ऑथर, एडिटर, पब्लिशर, ओनर ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो गया, ऑफिसर, सर्वेंट, ठीक है, जो कि एनी अदर पर्सन फॉर डेफमेशन कंटेन्ड इन द न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टेशन और इट्स पब्लिकेशन अदरवाइज शुड बी टेकन विद इन 6 महीने के टाइम लाइन्स, विद इन 6 months आफ्टर द. सो आपके पास 6 महीने का टाइम होगा नोटिस के बाद, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द डेफमेटरी स्टेट मैटर केम टू द नोटिस और द नॉलेज ऑफ द पर्सन डिफेम्ड. सो नोटिस वो नोटिस नहीं जो आपने नोटिस दिया था डिफेंडेंट को, वो नोटिस जो नोटिस में आया कि डिफेम जो पर्सन डिफेम हुआ था उसकी नोटिस में जब आया, तब से लेके 6 महीने आपके पास टाइम है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट ट्रायल ऑफ केसेस. ट्रायल ऑफ केसेस में आप बताया गया कि ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, हु हैज द ज्यूरिसडिक्शन. डिस्ट्रिक्ट जज के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि इस मैटर को डेफमेशन की जो मैटर्स हैं उसको सुने. उसके बाद सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट के टोटल टाइम, कितने टाइम में टाइमलाइन कितनी टाइम है जिसमें आपने इस मैटर को कंक्लूड करना है, वो है आपकी 6 महीने. सो 90 डेज इन्होंने दी गई है, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज विच इज 6 months.
एंड सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट अपील। अगर आप किसी ने अपील लेनी है तो 30 डेज उसके पास टाइम है अपील में जाने का और वो हाई कोर्ट में अपील में जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। पूरा डेफेमेशन जो है, डेफेमेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके डिफेंसेस क्या हैं, उसमें क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है, उसमें ट्रायल के लिए कितने टाइम होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों में आप जा सकते हैं। उसके अंदर आपकी ज्यूरिसडिक्शन सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज के पास है और क्रिमिनल में आपके सेशन जज के पास है। और पीपीसी में 499 और 500 सेक्शन के अंडर आप तहत आप उस मैटर को प्रोसीड कर सकते हैं। और सेक्शन 14 जो है आपका 6 महीने का टोटल टाइम देता है आपको कि आप उसमें कंक्लूड करो। 6 महीने की ऑल्सो टाइम लाइन है कि आपने केस को इनिशिएट करना है, आपने 6 महीने के बाद नहीं किया तो वो नहीं कर सकेंगे। और अपील के बाद आप हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज सुन रहा है तो आगे आपका हाई कोर्ट में ही जाएगा और उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील में